कि हम ये जो ऑनलाइन में क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? जो ये लॉकडाउन है उसकी वजह से आपकी एग्ज़ाम होंगी, बोर्ड एग्ज़ाम है, आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए हम ये एक छोटी सी योजना बनाई है। इसलिए अब मैं आपको सीधे अपने मुख्य बिंदु पर लेके आ रही हूँ, जो है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का पहला जो मूल बिंदु है वो है संधि। तो आज मैं आपको संधि के बारे में बताऊँ। संधि, पहले तो ये बताती हूँ कि संधि शब्द बना कैसे। सम उपसर्ग, दा धातु और की प्रत्यय। सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय, इन सबको मिलाने से संधि शब्द का निर्माण होता है। अब ये जो संधि शब्द है वो शब्द पुल्लिंग में है। क्यों? क्योंकि इसमें की प्रत्यय जुड़ रहा है, और जो की प्रत्यय जुड़ता है तो वहाँ पुल्लिंग में रूप बनता है। सबसे पहले मैं आपको संधि की परिभाषा बताती हूँ। द्वियो है, वर्णयो है, परस्परम यत् मेलनम, द्वियो है, वर्णयो है, परस्परम यत् मेलनम भवति, ततः संधि कथ्यते। ततः संधि कथ्यते, ये इसकी संधि की परिभाषा संस्कृत में है। मतलब जो दो वर्णों के परस्पर मेल से यदि जो मेल यत जो मिलन या मेल होता है, भवति होता है, तथा वह संधि। संधि कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो रूप बनता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अर्थात इसकी हिंदी में हम परिभाषा लेते हैं तो ऐसे होता है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। या संस्कृत के विद्वान पाणिनि ने इसकी दूसरी एक परिभाषा दी है, वो क्या है कि परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता मतलब परस्पर निकटता को ही संहिता कहते हैं। अर्थात संहिता का अर्थ होता है संधि, कि परस्पर जो निकटता होती है उसे ही संधि कहते हैं। कि दो वर्णों के परस्पर निकटता को ही संधि कहते हैं। अब आता है कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो हम मूल रूप से कहते हैं कि संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि। पहली क्या है? स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अच संधि। दूसरी है व्यंजन संधि। दूसरी है व्यंजन संधि, जिसे हल संधि भी कहते हैं। और तीसरी है विसर्ग संधि। तीसरी है विसर्ग संधि। मैंने आपको बताया कि संधि शब्द बना कैसे, फिर इसकी परिभाषा लिखाई कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो मेल होता है उसे ही संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। फिर दूसरी परिभाषा दी मैंने एक कि परः सन्निकर्षः संहिता, कि आपस में निकटता को ही संधि कहते हैं। तो मूल रूप से इसकी परिभाषा हो गई, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। अब देखो संधि के मैंने भेद बताया कि संधि तीन प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, जिसे हम कहते हैं अच संधि। दूसरी है व्यंजन संधि, जिसे कहते हैं हल संधि। और तीसरी है विसर्ग संधि। अब मैं आपको यहाँ स्वर संधि की परिभाषा बताते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। कि
दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि क्या होती है? दो स्वर वर्णों के मेल को, दो स्वर वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्ण कैसे? जैसे हम विद्यालय का उदाहरण लेते हैं, विद्यालय, विद्याधन, आलय, ये वाला और ये वाला वर्ण देखो, यहाँ भी आ है और यहाँ भी आ है, मतलब दो स्वर हो गए। तो इन दोनों स्वरों के परस्पर मेल को जो रूप बनेगा, इन दोनों, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, इन दोनों स्वरों के आ जाता है, यानी इसका रूप बनेगा विद्या, यानी दो स्वर वर्णों के स्थान पर एक स्वर हो जाता है। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? कि दो व्यंजन वर्ण या एक व्यंजन एक स्वर वर्ण के परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की विसर्ग के स्थान पर जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग के स्थान पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये है हमारी संधि। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, स्वर संधि। कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और कौन कौन सी होती है। स्वर संधि परिभाषा बताइए कि दो स्वर वर्ण के परस्पर मेल से या दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के स्वर वर्णों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। अब बताते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। 8वीं में तो स्वर संधि के 5 ही रूप चलते हैं, लेकिन 10वीं क्लास में स्वर संधि के 8 रूप चलते हैं। वो कौन कौन से देखते हैं। पहली है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरी गुण संधि। तीसरी वृद्धि संधि। चौथी है यण संधि। 5वीं है अयादि संधि। 8वीं के कोर्स में यही केवल 5 संधियां हैं। अब 10वीं में 2 और संधियां होती हैं। कौन सी? एक तो पूर्व रूप संधि और एक होती है पर रूप संधि। ये है स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के भेदों में मैंने बताया कि पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी यण अयादि। ये है 8वीं तक। और 9th और 10th में है पूर्व रूप और पर रूप। अब हम इसमें से पहले पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि, ये दीर्घ संधि होती क्या है? इसका सूत्र है अकह सवर्ण दीर्घ है। अकह सवर्ण है दीर्घ है। अकह, अक का मतलब होता है कि 4 वर्ण ई उ री, ए ई उ री, ये 4 वर्ण अक में आते हैं। सवर्ण मतलब समान वर्ण और दीर्घ यानी दीर्घ आदेश हो जाता है। कि अक वर्ण होने पर यानी पूर्व पद और प्रथम पद में अक वर्ण होने चाहिए और उसके बाद में सवर्ण होगा तो दीर्घ आदेश हो जाता है। इससे पहले मैं समझाती हूँ परिभाषा क्या
दीर्घ संधि की प्रथम पद जब हम संधि विच्छेद करते हैं, जैसे विद्या धन आलय, इसका मैंने ये संधि विच्छेद किया, ये इसका होता है प्रथम पद और ये इसका होता है द्वितीय पद, या इसको पूर्व पद भी बोल सकते हैं और इसको उत्तर पद भी बोल सकते हैं। ये दो पद है, प्रथम पद और दूसरा है ये द्वितीय पद या उत्तर पद। और जो संधि कार्य होता है न तो यहाँ होता है और न यहाँ होता है, संधि कार्य होता है वो इन वर्णों के स्थान पर होता है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के स्थान पर और द्वितीय पद के प्रथम शुरू में क्या होता है, संधि का कार्य होता है। अब मैंने कहा कि संधि में 4 वर्ण होते हैं, क्या अक में ए, ई, उ और री। मतलब ए आ भी हो सकता है, ई दीर्घ ऋस्व और दीर्घ भी हो सकती है, उ ऋस्व और दीर्घ भी हो सकता है, री ऋस्व और दीर्घ भी हो सकता है। ऋस्व मतलब छोटा और दीर्घ यानी बड़ा, कि ई है वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, उ छोटा भी हो सकता है बड़ा भी, री छोटी भी हो सकती है और बड़ा भी हो सकता है। तो ये वर्ण आए प्रथम पद में, कहाँ आए, प्रथम पद में। और द्वितीय पद में भी क्या होना, स वर्ण का मतलब यही सम्मान वर्ण, कि अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए ही आना चाहिए, आ भी आ सकता है क्योंकि दीर्घ रूप है ना इसका, तो आ भी आ सकता है कि यहाँ ए है तो यहाँ भी ए या आ में से कोई एक वर्ण आना चाहिए। अगर यहाँ ए है और यहाँ ए है, मतलब इस प्रथम पद में यहाँ ए है और यहाँ ई आ गया, तो ये दीर्घ संधि कार्य नहीं होगा, इसमें दूसरी संधि का नियम लग जाएगा। इसीलिए इसके सूत्र में है कि अकह सवर्ण, सवर्ण का मतलब होता है कि सम्मान वर्ण। ए के बाद दीर्घ संधि में ए के बाद में यहाँ या तो ए आना चाहिए या आ आना चाहिए, यानी दीर्घ ऋस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और आ भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन कि यहाँ अगर प्रथम पद में आ है और द्वितीय पद में अगर ए आता है, ए भी आ सकता है या आ भी आ सकता है। दूसरी, अगर यहाँ आ है और यहाँ आ है तो भी दीर्घ संधि ही होती है। अब दूसरा लेते हैं ई का, अगर प्रथम पद में ई है और द्वितीय पद में ई है तो ये भी दीर्घ संधि में कार्य हो सकता है, यानी इनका दीर्घ रूप। अब मैंने ये दो जो सूत्र में 2 वर्ण है इनके बारे में बताया है। अक का मतलब होता है कि इन चारों में से एक वर्ण, और सवर्ण का मतलब होता है कि सम्मान वर्ण, तो इसके बाद में सम्मान वर्ण आ रहे हैं। अब ये आने के बाद में क्या होगा, अगर यहाँ दीर्घ आदेश हो जाता है, अक वर्ण हो और सवर्ण हो तो उसके बाद में दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ आदेश कैसे, जैसे प्रथम पद में ए है और द्वितीय पद में भी ए है तो इसका दीर्घ रूप हो जाता है आ। अगर प्रथम पद में आ है और द्वितीय पद में ए है तो इनका दोनों का दीर्घ रूप क्या होगा, आ। अगर दोनों जगह दीर्घ रूप है तो इनका दीर्घ रूप क्या होगा, आ। अब दूसरा ई का, अगर यहाँ ई है, ऋस्व है, ऋस्व मतलब छोटी, और यहाँ भी छोटी है तो यहाँ इसका दीर्घ रूप क्या होगा, ई। अब देखो यहाँ ई ऋस्व और यहाँ दीर्घ, तो दीर्घ संधि में ई सम्मान वर्ण को देख रहे हैं, यानी ऋस्व और दीर्घ को नहीं, छोटे बड़े को नहीं, सम्मान वर्ण को। सम्मान वर्ण है, यहाँ ई है तो यहाँ भी ई ही है, तो इसका दीर्घ रूप आदेश हो जाता है। एक और ये होता है कि यहाँ दीर्घ ई है और यहाँ भी दीर्घ ई है तो इसका रूप भी दीर्घ ही आदेश होता है, कि अक वर्ण के बाद समान सवर्ण आए तो दीर्घ आदेश हो जाता है। अक वर्ण मतलब कि जब प्रथम पद में ई उ री और द्वितीय पद में भी ई उ री आए तो उसका दीर्घ आदेश हो जाता है। तो ये प्रथम पद हो गया और ये द्वितीय पद हो गया, इसका आदेश सवर्ण हो गया तो दीर्घ आदेश हो गया। अगर प्रथम पद में दीर्घ ई है और द्वितीय में ऋस्व ई है तो भी क्या आदेश होगा, दीर्घ ई ही आदेश होता है। ऐसे ही उ होता है, अगर प्रथम पद में ऋस्व उ है और द्वितीय पद में भी ऋस्व उ है तो उ दीर्घ आदेश प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अगर दीर्घ उ है और प्रथम पद में भी और द्वितीय पद में भी दीर्घ उ है तो दीर्घ उ ही आदेश होगा। वैसे ही प्रथम पद में
दीर्घ उ है और द्वितीय पद में ऋष उ है तो वो दीर्घ उ ही आदेश होता है। अब बात आती है री की। अगर प्रथम पद में री, ये ऋष्व होती है और ये दीर्घ होती है तो इसका दीर्घ रूप ही आदेश होता है। अगर ऐसे होती है, दोनों में दीर्घ होती है, दोनों पदों में, तो भी क्या आदेश होता है? दीर्घ री ही आदेश होता है। ये बात समझ में आ गई। अब मैं इनके कुछ उदाहरणों पे चलती हूँ। मतलब इसमें ये याद रखना है हमें कि दीर्घ संधि में अकह स वर्ण है दीर्घ, सूत्र याद रहता है तो परिभाषा अपने आप ही याद रहती है। अक का मतलब होता है 4 वर्ण ए ई उ री। री नहीं आएगा। री क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका दीर्घ रूप नहीं माना जाता है। बाद में स वर्ण मतलब सम्मान वर्ण की प्रथम पद में ए है तो द्वितीय पद में भी ए ही होना चाहिए। प्रथम पद में ई है तो दीर्घ पद में भी उ ही होना, ई ही होना चाहिए, तो उसका दीर्घ आदेश प्राप्त हो जाता है। दीर्घ आदेश कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं उदाहरण लेती हूँ। जैसे आप 6वीं क्लास से ले आते हैं हिमालय। ये जो उदाहरण है आप 6वीं क्लास से पढ़ रहे हो और फटाक जैसे बता दोगे कि हिम धन आलय, क्या होगा इसका संधि विच्छेद? हिम धन आलय। अब ये देखो, हम ये फटाक जैसे बता तो देते हैं पर हमें ये नहीं पता कि हमारी संधि सही है क्या। बस मुंह पे आता है हिमालय शब्द, हिमधन आलय, विद्याधन आलय, पर ये कैसे हुआ ये हमें पता ही नहीं। देखो पता, अगर हमें परिभाषा याद है तो हम अब इसकी जांच कर सकते हैं। कैसे? हमारी परिभाषा में लिखा क्या हमने कि प्रथम कि अकवर्ण और स्वर्ण और दीर्घ वर्ण 3 ही चीज है कि अक का मतलब कि प्रथम पद में ई उ री री, सॉरी ए ई उ री, इन 4 वर्णों में से एक वर्ण होना चाहिए। कहाँ? प्रथम पद में। तो हम देखते हैं है क्या? मैं है, मैं में ए है, इसका मतलब इसमें ए है। अब देखते हैं हम द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या है? आ है, आ हो गया। अब देखो ए और आ स वर्ण हुए नहीं कि प्रथम पद में ए है और द्वितीय पद में, मैंने कहा ना कि छोटा या बड़ा हो सकता है पर समान ए है तो यहाँ भी ए या आ हो सकता है, लेकिन समान वर्ण तो है ही ना। तो इन दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। तो इन दोनों का दीर्घ क्या हुआ? आ। अब ये हमारा रूप क्या है? हिम। मैं में से ए को हमने निकाल दिया तो मैं आधा हो गया। अब इस मैं के स्थान पर, इस आ के स्थान पर हमने दीर्घ आदेश कर दिया आ और ये ले का ले लिख दिया। अब जब हम इनको मिलाएंगे तो रूप क्या बनेगा? कि अब देखो मैं में आ मिलाया तो क्या हो गया? माँ और ये ले, हिमालय। ऐसे ही एक उदाहरण है देवालय। इसका संधि विच्छेद देवधन आलय। आप भी साथ साथ करें कि ये तो हमें आ रहा है देवधन आलय। अब देखो वही क्या कि देव में ए है, देव के व में ए है और आ है, तो इस ए और इस आ के स्थान पर क्या हो जाएगा? दीर्घ आदेश आ हो जाता है। एक ई का उदाहरण लेते हैं। ई का जैसे कपिंद्र, कपिंद्र संधि विच्छेद करेंगे। कपि धन इंद्र। जब हम कपि अकेला लिखते हैं तो छोटी की मात्रा आती है उसमें। अब देखो ये दीर्घ ई बनी कैसे? पी के दीर्घ मात्रा लगी कैसे? हमें दीर्घ संधि की परिभाषा याद है कि जब ए ई उ री के बाद समान स वर्ण ए ई उ री आए तो दीर्घ समान स वर्ण दीर्घ सॉरी समान स वर्ण आए तो दीर्घ आदेश प्राप्त हो जाता है। तो प्रथम पद में देखते हैं हम पै में क्या है? ई, और द्वितीय पद में इंद्र में, प्रथम पद में क्या है? ई। और एक बात सुनना कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि कार्य न तो यहाँ होगा न लास्ट वाले अक्षर में होगा। जो संधि कार्य होता है वो प्रथम पद के
अंत में, संधि कार्य कहाँ, प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रथम, यानी फर्स्ट अक्षर में द्वितीय पद के प्रथम अक्षर में संधि कार्य होता है। अब इसमें ई है और इसमें ई है। अब इस ई और इस ई दोनों का आदेश क्या होगा, होता है सवर्ण है, दीर्घ सवर्ण है, सवर्ण है तो दीर्घ आदेश हो जाता। तो इसमें बनेगा, पहले से हमने ई को निकाल दिया, इस ई को निकाला, पै आधा हो गया, ये ई आ गई और ये न और ये द। अब दोनों को मिलाएंगे, कपिंद्र बड़ी ई है, कपिंद्र बन गई। ऐसे ही है रविंद्र, रविंद्र, इसका संधि विच्छेद होगा रवि धन इंद्र। वही प्रथम पद के लास्ट वाला अक्षर ये वह है, वह में क्या मिली हुई है, ई, ये ई और इसमें भी ई, तो दोनों ई की जगह क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश। अकह सवर्ण है, दीर्घ है, कि जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो पहले अपनी परिभाषा को देखनी चाहिए कि हमारी परिभाषा क्या कह रही है, उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। अकवर्ण है और बाद में भी अकवर्ण है और समान सवर्ण है, तो क्या आदेश हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाता है और दीर्घ ई हो जाएगी। अब बस इस वी में से ई निकली तो वैश्व और ये न। अब व का व में ई को मिलाया, क्या बन गया, रविंद्र बन गया। अब हम इसका लेते हैं ऊ का उदाहरण, भानुदय, भानुदय, संधि विच्छेद करेंगे, भानुधन उदय, भानुधन उदय। अब परिभाषा देखो अपनी, क्या कि अक ई उ री ए ई उ री के बाद समान सवर्ण ए ई उ री आए तो दीर्घ आदेश प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ क्या है, उ, यहाँ भी क्या है, उ, सवर्ण, तो सवर्ण के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, दीर्घ उ, तो क्या हो जाएगा, न में से उ को निकाला और ये द, हाँ, न में इस उ को मिलाया, भानु